कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। अभी तो भी बता रहे हैं तुम्हें कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हमेशा उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद धारा 24 है लोक अभियोजक, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। धारा 24 किसके बारे में है? लोक अभियोजक। धारा 24 में लोक अभियोजक के बारे में, लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको बोला जाता है। ठीक है। तो धारा 24 में क्या बताया गया कि लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों नियुक्त कर सकते हैं। लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय में कौन नियुक्त कर सकता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियुक्त कर सकते हैं। और सेशन न्यायालय में भी क्या है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों में से कोई भी क्या कर सकता है? एक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकते हैं। एक लोक अभियोजक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति किया जा सकता है। कहाँ? सेशन न्यायाधीश में। ठीक है। अब देखो जो डीएम होता है या और सत्र न्यायाधीश, सेशन न्यायालय जो होता है वो क्या करता है? ये लोक अभियोजकों की नियुक्ति जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, किससे की जाएगी? वकीलों के पैनल से, जो सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं क्रिमिनल के। ठीक है। जो क्रिमिनल का वकील है, जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से, उन्हीं का क्या होता है? सेशन न्यायाधीश और डीएम मिलकर के क्या बनाते हैं? एक पैनल बनाते हैं। ठीक है। उन्हीं पैनलों में से किसका चयन किया जाता है? उन्हीं पैनल का अधिवक्ताओं का पैनल बनता है या वकीलों का पैनल बनता है और उसी पैनल में से लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वो सिफारिश करते हैं। ठीक है। सेशन न्यायाधीश और डीएम क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं वकीलों का पैनल बना करके कि इनकी नियुक्ति लोक अभियोजक के तौर पर किया जाए। ठीक है। तो अब वकीलों का जो पैनल तैयार होगा या अधिवक्ताओं का जो पैनल तैयार होगा उसमें कौन से अधिवक्ता शामिल होंगे? तो लोक अभियोजक बनने के लिए कितना चाहिए प्रैक्टिस? 7 वर्ष। ठीक है। ऐसा प्रत्येक अधिवक्ता जिसने कि कम से कम 7 वर्ष तक का विधि का व्यवसाय किया हो या कर रहा हो, किया हो नहीं कर 7 वर्ष से उसको क्या है? 7 वर्ष से वह प्रैक्टिस में रहा है ना? उसकी वो पिछले 7 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा है। तो लोक अभियोजक बनने के लिए कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है। तो जो व्यक्ति 7 वर्ष से, जो अधिवक्ता है वो 7 वर्ष से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, उन्हीं अधिवक्ताओं में से क्या होता है? सेशन न्यायाधीश या डीएम क्या करता है? अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करता है और उसमें से फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। तो लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो अधिवक्ता होना चाहिए और अधिवक्ता होने के साथ ही साथ उसको कम से कम 7 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। तब उसकी नियुक्ति लोक अभियोजक के तौर पर कहाँ होती है? उच्च न्यायालय में या सेशन न्यायालय में। कौन करेगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार करेगी। कहाँ से करेगी? डीएम और सेशन न्यायाधीश के द्वारा अधिवक्ताओं का जो पैनल तैयार किया गया है उसमें से करेगी। पैनल, वो जो अधिवक्ताओं का पैनल तैयार हो रहा है उस पैनल में कौन से अधिवक्ता शामिल होंगे? ऐसे अधिवक्ता जिनको विधि व्यवसाय करते हुए कम से कम 7 वर्ष व्यतीत हो चुका है। तो 7 वर्ष का प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। तो अभी बनते हैं तो ये कैसे रहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहते हैं। ठीक है। ये जो लोक अभियोजक बनते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहते हैं। इनका काम क्या है? लोक अभियोजक का काम ये है कि राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से क्या करना है? उनके आपराधिक मुकदमे जो आए हैं उसमें उनकी पैरवी करना राज्य सरकार की तरफ से। ठीक है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से मुकदमों में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में क्या करना? पैरवी करना। तो लोक अभियोजक का मुख्य कार्य है अभियुक्त व्यक्ति को सजा दिलाना। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तरफ हमेशा जितने भी क्रिमिनल मैटर होते हैं जिसमें भी एफआईआर हुई है उसमें क्या होता है? एक पक्षकार सदैव राज्य होता है। ठीक है। एक पक्षकार कौन होता है? हमेशा राज्य सरकार या केंद्र सरकार रहती है, सरकार रहती है, गवर्नमेंट। ठीक है।
जितने भी आपराधिक मुकदमे हैं जिनमें FIR दर्ज हो गया है और वो गया है कोर्ट में, जिसमें पुलिस रिपोर्ट लगी है, वो सब में एक पक्षकार सदैव राज रहता है। राज किसकी तरफ से रहता है? पीड़ित व्यक्ति की तरफ से, जिसके खिलाफ अभियुक्त ने अपराध किया है। ठीक है, तो उसकी तरफ से राज्य सरकार की रहती है और वो क्या करती है? उसकी पैरवी करने के लिए लोक अभियोजकों की नियुक्ति करती है। ठीक है, किसकी नियुक्ति करती है? लोक अभियोजकों की नियुक्ति करती है। अब तक लोक अभियोजक क्या करते हैं? लोक अभियोजक का यही काम है कि वह क्या करेंगे? कोर्ट में पीड़ित की तरफ से पैरवी करेंगे और अभियुक्त को सजा दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये लोक अभियोजक हो गए। अब आता है विशेष लोक। यदि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होनी है तो वही अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक के तौर पर नियुक्त हो सकता है जो कि कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है, 10 वर्ष की प्रैक्टिस। तो लोक अभियोजक के लिए 7 वर्ष की अनुभव होना चाहिए और विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। किसका? विधि व्यवसाय का। ठीक है, 10 वर्ष की प्रैक्टिस होनी आवश्यक है। अब फिर आता है धारा 25 सहायक लोक अभियोजक। ठीक है, धारा 25 क्या है? सहायक लोक अभियोजक। इसको क्या बोलते हैं? सहायक लोग असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब APO। ठीक है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर APO। ठीक है, कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कहाँ नियुक्त किए जाते हैं? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के न्यायालयों में जो आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं उसमें राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए राज्य सरकार किसकी नियुक्ति करती है? सहायक लोक अभियोजक की या APO की नियुक्ति की करती है। ठीक है, APO की नियुक्ति करती है। तो APO कहाँ पर कार्य करेंगे? न्यायिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी। तो सीधी से मतलब है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में सरकार की तरफ से क्रिमिनल मुकदमे में या फौजदारी मुकदमे में या आपराधिक मुकदमे में पैरवी करने के लिए सरकार की तरफ से राज्य सरकार APO की नियुक्ति करती है। और सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय में आपराधिक मुकदमों की पैरवी करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार लोक अभियोजक की नियुक्ति करती है। ठीक है, तो ये APO की नियुक्ति कैसे होती है? APO की नियुक्ति हमने पहले भी बताया था। APO कौन होता है? वही जो LLB पास है। इसके लिए APO नियुक्त होने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी विधि व्यवसाय के अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। केवल एक LLB पास किया हुआ स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? एग्जाम होता है ना। एग्जाम के माध्यम से लोक सेवा आयोग हर स्टेट में, हर राज्यों में सब अपने अपने लोक अभियोजक का, सहायक लोक अभियोजक की परीक्षाएं ऑर्गेनाइज कराते हैं। हर लोक सेवा आयोग की तरफ से इसकी वैकेंसियाँ आती हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, फिर परीक्षा होती है और उस परीक्षा के आधार पर ही APO की नियुक्ति होती है। किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव या प्रैक्टिस का अनुभव आवश्यक नहीं है, न ही इसके लिए बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन भी कराना आवश्यक नहीं है कि हम अधिवक्ता के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराएं तभी हम APO बन सकते हैं। ऐसा नहीं, केवल और केवल बस LLB पास होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? केवल LLB पास होना चाहिए, बस हो गया। न तो कोई परसेंटेज चाहिए, न ही कुछ कोई अनुभव चाहिए, न ही बार काउंसिल में किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। केवल LLB पास हैं तो आपको APO का नियुक्त हो सकते हैं। उसके लिए आपको लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैकेंसी आती है, उस परीक्षा को पास करना पड़ता है। हो गए तो बस राज्य सरकार की तरफ से न्यायिक मजिस्ट्रेट में, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में APO नियुक्त हो जाएंगे। इनका भी काम वही है, क्या है? अभियोजन की तरफ से पैरवी करना या राज्य सरकार की तरफ से आपराधिक मुकदमों में पैरवी करना। ठीक है, इनका कार्य है अपराधियों को सजा दिलाना। ठीक है ना। तो हर आपराधिक मुकदमे में पैरवी करने के लिए हर न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और हमने बता दिया है कि इसके बनने के लिए किसी भी केवल बस एकमात्र योग्यता है LLB पास होना और साथ ही साथ फिर जब वैकेंसी आई उसको परीक्षा पास करना। न तो कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, न ही किसी विधि व्यवसाय की अनुभव की आवश्यकता है, यानी कोर्ट में प्रैक्टिस की भी आवश्यकता
नहीं है। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, सहायक लोक अभियोजक के तौर पर नियुक्त हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इसी में एक चीज़ और बताया धारा 25 में है कि क्या पुलिस अधिकारी को लोक अभियोजक नियुक्त या सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। तो केवल एक कंडीशन, एक दो कंडीशन इसमें बताया है कि किस कंडीशन में पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त हो सकता है। कि जैसे कि किसी न्यायालय में कोई केस पेंडिंग है और उस समय उस केस की पैरवी करने के लिए उस समय क्या है, कोई सहायक लोक अभियोजक या कोई एपीओ उपस्थित नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या है, पुलिस अधिकारी जो कि उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है। उप निरीक्षक कौन होता है, जिसको हम सामान्य शब्दों में दरोगा बोलते हैं। ठीक है, उसका क्या है रैंक, उप निरीक्षक है वो। उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी, यानी कि दरोगा से नीचे की पंक्ति का व्यक्ति या पुलिस अधिकारी क्या है, लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता। कम से कम उसको उप निरीक्षक होना आवश्यक है। ठीक है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी जो कम से कम क्या है, उप निरीक्षक है और जिस मामले में उसको एपीओ के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है केवल उस विशिष्ट मामले के लिए, उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया होना चाहिए। ठीक है, तब ऐसा पुलिस अधिकारी क्या है, उस समय यदि कोई उस विशिष्ट मामले में कोई एपीओ उपलब्ध नहीं है, तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, किसी पुलिस उप निरीक्षक को से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को क्या कर सकता है, एपीओ नियुक्त कर सकता है। ठीक है, और बाकी ये जो है क्या, और हर कंडीशन में क्या है, एपीओ रहेगा ही रहेगा। ये तो तब के लिए है पुलिस अधिकारी के लिए कि जबकि कोई एपीओ किसी विशिष्ट मामले के लिए उस समय उपस्थित नहीं है या उस मामले में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, वो अन्य कहीं बिजी है या एपीओ की पद खाली है। एपीओ का पद क्या है, खाली है। अब उस समय कोई एपीओ है ही नहीं, तो अभियोजन का संचालन करना आवश्यक है। मुकदमा तो चल रहा है तो चलेगा ही चलेगा। तब अभियोजन का संचालन कौन करेगा, पुलिस उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई भी पुलिस अधिकारी कर सकता है, जिसको कि एपीओ के तौर पर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देता है कि आप इस मामले का संचालन करिए, और साथ ही साथ उसको उस मामले में से संबंधित नहीं होना चाहिए, है ना, उसके द्वारा उस मामले का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया होना चाहिए। ठीक, तब ऐसे उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एपीओ नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एपीओ सहायक लोक अभियोजक। फिर है धारा 25A। 25A में क्या है, अभियोजन निदेशालय। अभियोजन निदेशालय है। तो ये जो एपीओ या पीओ लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक होते हैं, वो किसके अधीन होते हैं, अभियोजन निदेशालय के अधीन होते हैं। ठीक है, ये अभियोजन निदेशालय का प्रधान कौन होता है, अभियोजन निदेशक होते हैं। ठीक है, इसका मुखिया या प्रधान कौन होता है, अभियोजन निदेशक। ठीक है, अभियोजन निदेशक जो है, अभियोजन निदेशालय का क्या होता है, मुखिया होता है। और जितने भी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक होते हैं वह क्या होते हैं, इसी अभियोजन निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते हैं। और ये जो अभियोजन निदेशालय है वह किसके अधीन होता है, वह गृह विभाग है ना, गृह विभाग के अधीन होता है। राज्य सरकार के अंतर्गत जो गृह विभाग है उसके अधीन अभियोजन निदेशालय होता है, जिसका मुखिया कौन होता है, अभियोजन निदेशक होता है। और सारे जो एपीओ हैं चाहे पीओ हैं, यानी कि सहायक लोक अभियोजक और लोक अभियोजक जितने हैं वो सारे के सारे अभियोजन निदेशक के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, तो यही जो एपीओ और पीओ हैं, यही एपीओ बाद में प्रमोट होकर लोक अभियोजक भी बनते हैं। ठीक है, और फिर यही लोक अभियोजक बाद में प्रमोट होकर के निदेशालय में भी जाते हैं, अभियोजन निदेशक भी बनते हैं, है ना। ठीक है, अब आता है धारा 26। ठीक है, क्या है धारा
धारा 26 में क्या है? न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं। न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। ऐसे कौन से न्यायालय हैं जो किसी भी आपराधिक मुकदमे का विचारण कर सकते हैं? तो क्या क्या बताया? सबसे पहले तो उच्च न्यायालय है, फिर उसके बाद क्या है? सेशन न्यायालय है, फिर इसके बाद क्या है? सूची के अंत में जो न्यायालय बताए गए हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। प्रथम अनुसूची के अंत में जो न्यायालय बताया गया है, ठीक है, उनके द्वारा विचारण किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि किसी भी आपराधिक मुकदमे का जो विचारण है वो उच्च न्यायालय भी कर सकता है, सेशन न्यायालय करता ही करता है, सेशन न्यायालय कर सकता है। इसके अलावा अब कौन करेगा? जो दंड प्रक्रिया संहिता हमने बताया उसमें बेयर एक्ट देखोगी तो बेयर एक्ट में एक अनुसूची दी गई है जिसमें क्या क्या दिया गया है। जिसमें दिया गया है कि कौन से अपराध जमानती हैं, कौन से अपराध अजमानती हैं, और कौन से अपराध संज्ञेय हैं, कौन से अपराध असंज्ञेय हैं, और साथ ही साथ उसमें एक लिस्ट और है कि वो अमुक अपराध किस न्यायालय के द्वारा विचारणीय होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि प्रथम अनुसूची के अंत में जो न्यायालय बताया गया है उनके द्वारा विचारण किया जा सकता है। जैसे कि चोरी है तो चोरी का अपराध लिखा है तो उसमें फिर लिखा होगा कि संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, जमानती है कि अजमानती है, और फिर न्यायालय का नाम लिखा होगा कि किसके द्वारा विचारणीय, तो लिखा रहेगा प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। तो सीधी सी मतलब है कि यदि चोरी का कोई मुकदमा है तो वह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मुकदमे के न्यायालय में चलेगा। यदि हत्या है तो लिख दिया गया हत्या है तो ये अजमानती है, संज्ञेय है, और कौन से न्यायालय के द्वारा चले इसका विचारण होगा? सेशन न्यायालय के द्वारा इसका विचारण होगा। तो वहाँ लिखा है सेशन न्यायालय। ठीक है, तो किसी भी आपराधिक मुकदमे का जो विचारण है वो उच्च न्यायालय भी कर सकता है, सेशन न्यायालय कर सकता है। साथ ही साथ प्रथम अनुसूची के अंत में जो प्रथम अनुसूची है उसमें जो जिन न्यायालयों का उल्लेख है वो न्यायालय उस अपराध का विचारण कर सकते हैं। हर अपराध के सामने वो लिख दिया गया है कि ये इसका विचारण कौन सा न्यायालय करेगा, तो वही न्यायालय क्या करेगा? उस अपराध का विचारण करेगा। ठीक है, तो ये बता दिया धारा 26। ठीक, अभी धारा 27 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो क्या है, धारा 28, धारा 29 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे यूनिट फर्स्ट में भी है। ये सभी था लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, अभियोजक निदेशालय, ये था। अब आता है तुम्हारा धारा 28 और धारा 29। इसमें क्या बताया है? उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन सबकी अधिकारिता के बारे में एक तरह से है, या इन सबकी शक्तियों के बारे में है, या ये न्यायालय कितना दंड दे सकते हैं, कितना जुर्माना लगा सकते हैं, इनकी शक्ति कितनी है दंड देने की या जुर्माना लगाने की। ठीक है, तो सबसे पहले देखो धारा 28। धारा 28 में क्या है कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय, ठीक है, कितना दंडादेश दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लो धारा 28 दंडादेश जो, तब इसको लिखो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे, तब। ठीक, यहां पर क्या हो गया? धारा 28 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकते हैं। तो उच्च न्यायालय किसी भी मामले में कितना दंड दे सकता है, सेशन न्यायालय को कितना पावर है, अपर सेशन न्यायालय को कितना पावर है, सहायक सेशन न्यायालय को कितना पावर है दंड देने की, है ना, उससे अधिक वो दंड दे नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ही इसमें सीखना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कितना दंड दे सकता है? उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है।
मतलब कि अधिकतम मृत्यु दंड भी दे सकता है। उसने लिखा कि उच्च न्यायालय को पावर कितना है, विधि द्वारा पारित कोई भी या प्राधिकृत कोई भी दंड, एनी वन कोई भी दंड, यानी कि 1 दिन से या 24 घंटे या 1 घंटे से या 1 मिनट के कारावास से लेकर के वो पूरा मृत्यु दंड तक की सजा दे सकता है। उसको पूरा अनलिमिटेड पावर, ठीक है, वो मृत्यु दंड तक की सजा दे सकता है। और उसमें जुर्माना भी वह 1 रुपये से लेकर के पूरा अनलिमिटेड लगा सकता है। कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, बस प्रतिबंध इतना ही है कि जो जुर्माना लगाएगा वह अत्यधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो उच्च न्यायालय है वह कितना दंड दे सकता है, विधि द्वारा, है ना, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड। तो इसका मतलब क्या निकला कि उच्च न्यायालय मृत्यु दंड, अधिकतम दंड कितना है, इससे ऊपर तो कोई दंड है नहीं, मृत्यु दंड दे सकता है, मृत्यु दंड तक दे सकता है, ठीक है। और जुर्माना के बारे में भी कुछ नहीं लिखा, मतलब कि जुर्माना भी असीमित लगा सकता है, ठीक है। आया समझे? जो उच्च न्यायालय है वह कितना दंड दे सकता है, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है, कोई भी दंड दे सकता है, मतलब उसमें वो मृत्यु दंड भी दे सकता है। और साथ ही साथ जुर्माना अनलिमिटेड है, कर सकता है, ठीक, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब क्या है, सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय या न्यायाधीश, और इसमें कौन सा है, अपर सेशन न्यायाधीश, ठीक है। इनको भी क्या है, ये भी कितना दंड दे सकते हैं, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड, ठीक है, दे सकते हैं। और जुर्माना असीमित, ठीक है, लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सेशन न्यायाधीश है और अपर सेशन न्यायाधीश है, इसको भी क्या है, अधिकतम मृत्यु दंड देने का पावर है या शक्ति है, ठीक है। यानी कि एक सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश भी मृत्यु दंड की सजा दे सकता है, लेकिन साथ ही साथ यदि अपर सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश ने मृत्यु दंड की सजा दिया है, तो इस मृत्यु दंड की सजा को क्या करना है, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होना भी आवश्यक है, ठीक है। उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होना आवश्यक है, किसको, जो सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश ने मृत्यु दंड दिया है, उस मृत्यु दंड को, मृत्यु दंड के अलावा वो चाहे सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश चाहे कोई भी दंड दे, उसके लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश ने मृत्यु दंड की सजा दिया है, तब उस मृत्यु दंड की सजा को क्या करना है, उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी पुष्टि होना आवश्यक है, ठीक है। उच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि होना आवश्यक है। कब, जब सेशन न्यायालय और अपर सेशन न्यायालय या न्यायाधीश क्या करता है, मृत्यु दंड की सजा देता है। उच्च न्यायालय ने यदि मृत्यु दंड की सजा दिया है तो उसकी पुष्टि होना आवश्यक नहीं, क्योंकि खुद उच्च न्यायालय ने ही दिया है। लेकिन यदि सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश या सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय ने मृत्यु दंड की सजा दी है, तो उस मृत्यु दंड की सजा को उच्च न्यायालय के द्वारा पुष्ट होना आवश्यक है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सजा दिया है तो उसका उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश अधिकतम मृत्यु दंड तक की सजा दे सकते हैं, न्यूनतम तो चाहे जितना दे दे, यानी कि वो मृत्यु दंड भी दे सकता है, जीवन कारावास भी दे सकता है, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल, है ना, 14 वर्ष 10 वर्ष 7 वर्ष 5 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष 1 महीना 1 घंटे, है ना, 1 हफ्ते, ठीक है। इतने तक का वो सजा दे सकता है, न्यूनतम चाहे जितना और अधिकतम मृत्यु दंड, ठीक। इसी तरह जुर्माना भी वो कितना लगा सकता है, न्यूनतम में भी कोई प्रतिबंध नहीं है, न ही अधिकतम पर भी कोई प्रतिबंध है, ठीक है। वो अधिकतम
कितना भी जुर्माना लगा सकता है, बस वो जुर्माना अत्यधिक नहीं होना चाहिए। हो गया? आया ना समझ में कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश अधिकतम मृत्यु दंड की सजा दे सकते हैं। न्यूनतम चाहे जितना दे, लेकिन अधिकतम मृत्यु दंड तक दे सकते हैं। और सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश ने यदि मृत्यु दंड की सजा दी है तो उस मृत्यु दंड की सजा को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होना आवश्यक है। इसके अलावा उस सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश ने चाहे कोई भी सजा दिया हो, चाहे आजीवन कारावास भी दिया हो, तब भी उसकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। ठीक। अब आता है सहायक सेशन न्यायाधीश। ठीक है, सहायक सेशन न्यायाधीश। सहायक सेशन न्यायाधीश कितनी सजा दे सकता है? मृत्युदंड, ठीक है, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अनधिक का कारावास की सजा नहीं दे सकता। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि 10 वर्ष से अधिक, यानी 10 वर्ष से अधिक नहीं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सहायक सेशन न्यायाधीश अधिकतम दंड कितना दे सकता है? 10 वर्ष तक। ठीक है, इससे अधिक की सजा से सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं दे सकता। यहाँ पर लिखा ना, सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अनधिक का कारावास की सजा नहीं दे सकता। ठीक है, अनधिक का मतलब यही है। ठीक है, अनधिक क्या, यहाँ पर अधिक लिखे तब तो होगा। अधिक का कारावास की सजा नहीं दे सकता, 10 वर्ष से अधिक, ठीक है, का कारावास की सजा नहीं दे सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेशन न्यायाधीश अधिकतम 10 वर्ष तक का ही कारावास की सजा दे सकता है, उससे अधिक नहीं दे सकता। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, ये बार बार एग्जाम में सब पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय हो गया या सेशन न्यायालय अधिकतम कितना दंड दे सकता है, सहायक अपर सेशन न्यायाधीश कितना दे सकता है, सहायक सेशन न्यायाधीश कितना दे सकता है। ठीक है, तो सहायक सेशन न्यायाधीश अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकता है। ठीक है, उससे अधिक की सजा नहीं दे सकता। लेकिन जो सेशन न्यायाधीश है और अपर सेशन न्यायाधीश है वो मृत्यु दंड तक की सजा दे सकते हैं, बशर्ते कि उस मृत्यु दंड की सजा को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होना आवश्यक है। लेकिन क्या सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु दंड या आजीवन कारावास दे सकता है? नहीं दे सकता। कितना दंड दे सकता है? अधिकतम 10 वर्ष, उससे अधिक नहीं दे सकता। ठीक है, ये सब मालूम रहेगा तभी तो। मान लो कि किसी में कोई मुकदमा है उसमें कितने सजा के प्रावधान है, मान लो 8 साल या 9 साल या 10 साल की सजा के 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान है, तो मुकदमा का विचारण कौन करेगा? सहायक सेशन न्यायाधीश करेगा, क्योंकि वो अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकता है। विचारण सेशन न्यायाधीश भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो अनलिमिटेड है, वो मृत्यु दंड तक की सजा दे सकता है ना। ठीक है, लेकिन क्या है कि यदि वो सहायक सेशन न्यायाधीश भी उसकी विचारण कर सकता है और सजा दे सकता है। ठीक, जुर्माना तो उसमें इंक्लूड है ही। तो जहाँ पर हमने कहीं जुर्माना की कोई राशि नहीं अभिव्यक्त की है, मतलब कि वहाँ पर जुर्माना कितना है? असीमित है। ठीक है, जुर्माना कितना है? असीमित है। ये तो सजा है अधिकतम 10 वर्ष, लेकिन जब 10 वर्ष और जुर्माना साथ में है तो जुर्माना हमेशा है। उच्च न्यायालय में भी है, सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश जुर्माना है। हमने उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जुर्माना की राशि निश्चित नहीं है, मतलब कि ये इनके विवेक के ऊपर है। वो मामले के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर जुर्माने की राशि निर्धारित कर सकता है। वो अधिकतम कितनी भी राशि निर्धारित कर सकता है, बस उस पर एकमात्र प्रतिबंध है कि उसे अत्यधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो कि 5,000 या 10,000 से अधिक जुर्माना नहीं लगा सकता। ऐसा प्रतिबंध इन लोगों के ऊपर नहीं है। वो जुर्माना चाहे कितना भी लगा सकते हैं, बस वो जुर्माने की राशि को अत्यधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इतना आ गया ना समझ में। यह है धारा 28। अब आता है धारा 29। धारा 29 में क्या है? धारा 29 में है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बारे में कि वो कितनी सजा दे सकते हैं, उनको कितना पावर है।
ठीक है। क्या आया धारा 29। दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, ठीक है। है ना। तो इसमें क्या है देखो, सबसे पहले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, फिर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर है महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है। नहीं तो पहले है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, फिर है महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक। अब इन सब के बारे में धारा 29 में बताया गया है कि इनको कितना सजा देने का प्रावधान है, ठीक। कि यानी कि कितना दंड दे सकते हैं, जुर्माना कितना लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले धारा 29 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अधिकतम 3 वर्ष का कारावास दे सकता है। कितना? 3 वर्ष। अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और अधिकतम कितना जुर्माना? 10,000 रुपये, ठीक है। रुपये का जुर्माना लगा सकता है, ठीक है। कितना कर सकता है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति कितनी है? यानी कि वह अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है, ठीक। फिर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है? अधिकतम 1 वर्ष का कारावास और अधिकतम कितना जुर्माना कर सकता है? 5,000 रुपये का जुर्माना, ठीक है, लगा सकता है। फिर आता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकते हैं? अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास, अरे 7 वर्ष, ठीक है, ठीक है। अधिकतम 7 वर्ष तक का ये कारावास और जुर्माना कितना? असीमित। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के ऊपर जुर्माना की राशि के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, वह असीमित जुर्माना कर सकते हैं, बस उस जुर्माने की राशि को अधिकतम अत्यधिक नहीं होना चाहिए। फिर आया मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कितना दे सकता है? जितना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है, ठीक है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट उतनी सजा दे सकता है, जुर्माना लगा सकता है, जितना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है, ठीक है। और महानगर मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है और जुर्माना लगा सकता है? जितना प्रथम वर्ग का क्या है? न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, दे सकता है, ठीक है। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है उसका पावर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बराबर है, और जो महानगर मजिस्ट्रेट है उसका जो पावर है वह प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के बराबर है। तो इसमें धारा 29 में वही बताया कि दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे,
तो सबसे पहले इसने बताया प्रथम वर्ग का जो मजिस्ट्रेट है वह अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है और 10,000 रुपये तक का अधिकतम जुर्माना लगा सकता है, उससे अधिक नहीं लगा सकता। कौन? प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो उसकी शक्ति कितनी तक की है? 3 वर्ष तक की कारावास की और 10,000 रुपये जुर्माना देने की। वह उससे अधिक का कारावास नहीं दे सकता और 10,000 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकता। फिर है द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, उसको कितना पावर है? वो अधिकतम 1 वर्ष तक की कारावास की सजा दे सकता है, उससे अधिक की कारावास की सजा नहीं दे सकता। और वह जुर्माना कितना लगा सकता है? अधिकतम 5,000, उससे अधिक का जुर्माना वह नहीं लगा सकता। ठीक है। फिर आता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। दोनों का रैंक क्या है? समान होता है। जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, दोनों की शक्तियाँ समान है। समान होने का कारण यही है कि दोनों की रैंक समान मानी जाती है, तो दोनों की पावर क्या है? समान है। मतलब कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं और जुर्माना वो असीमित लगा सकते हैं। बस इस जुर्माने की राशि को अत्यधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जुर्माने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसा कि प्रतिबंध तुमको प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट में लगा है। जैसे कि इसमें है ना प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट में कि वो अधिकतम 10,000 जुर्माना और द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना कर सकता है। तो ये प्रतिबंध है, उससे अधिक का जुर्माना नहीं कर सकता। लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या है? वह अधिकतम उनके ऊपर जुर्माने की राशि निर्धारित नहीं है। ठीक है, वह जुर्माना असीमित लगा सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट आता है। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का शक्ति कितनी है? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अधिक की शक्ति उतनी ही है जितनी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की है। मतलब कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट भी अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है और जुर्माना अनलिमिटेड लगा सकता है। ठीक। और जो महानगर मजिस्ट्रेट है वह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के बराबर की शक्ति रखता है। मतलब कि वो अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है और 10 वर्ष तक का अधिकतम जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, आ गया ना ये समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा धारा 29। ठीक। तो इसमें तुम्हारा यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, है ना। और ये तुम्हारे यूनिट